कि हमारे साथ आपके जुड़ने से पहले इग्नू के पूर्व वीसी रविंद्र कुमार जी बता भी रहे थे। उनका कहना ये था, जो हमारे से जुड़े भी हैं, रविंद्र कुमार जी, अभी सुना आपने ओम जी उपाध्याय जी का, उनका कहना है कि पहले संतुलित नहीं था, अब ये संतुलित किया गया है। जिस फैक्ट को इग्नोर किया गया था उस फैक्ट को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो दावे के साथ ये कह रहे हैं उपाध्याय साहब कि कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं वहां पे शामिल किया गया एनसीईआरटी की किताब में जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, यहां तक संतुलन की बात है, संतुलन की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए ये कहना कि पहले इतिहास असंतुलित था और अब उसमें संतुलन स्थापित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संतुलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो इतिहासकारों की दृष्टि में नहीं था। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाऊं कि फतेहनामा चित्तौड़ और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है शराइफे उस्मानी, बिलग्राम के पास के एक गांव में भी इसी तरह का नरसंहार अकबर ने कराया था, क्योंकि उन लोगों ने कर देने से मना कर दिया था, विद्रोही हो गए थे। ये दोनों डॉक्यूमेंट की सबसे पहले गहन चर्चा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही हुई थी। इसकी चर्चा जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हुई थी। इस पर गहन शोध हो चुका है, लंबे लंबे लेख लिखे जा चुके हैं और हमारी पाठ्य पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में हर चीज का समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना बिल्कुल निराधार है कि इन बातों को छुपाया गया। ये सब बातें शोध पत्रों में, पाठ्य पुस्तकों में अच्छी तरह से वर्णित हैं। अलीगढ़ के लेकिन जो पहले जो इक़्तिदार आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कोई मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसको छुपाने का किसी भी स्तर पर प्रयास किया गया हो। ये सारे तथ्य इतिहासकारों को मालूम है और विद्यार्थियों को भी मालूम है। बीए के विद्यार्थी तमाम विश्वविद्यालयों में जब अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति पढ़ते हैं तो उनके सामने ये तथ्य लाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अकबर ने अपने आरंभिक वर्षों में हिंदुओं के प्रति इस तरह का व्यवहार किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदला और उसके बाद उसने भारतवर्ष को एक संपूर्ण देश के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को हिंदू मुसलमान से हटकर प्रजा के रूप में देखना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को ला करके पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट कर देने से संतुलन नहीं होता। मैंने एक प्रश्न इसके पहले पैदा किया था। अगर संतुलन के नाम पर कोई ये कहना शुरू कर दे कि अशोक सम्राट ने, महान अशोक ने, जो हमारे देश के एक बड़े बहुत बड़ी प्रतिष्ठित ऐतिहासिक हस्ती रहे हैं, उन्होंने कलिंग के युद्ध में कितने लोगों का नरसंहार किया था। उन्होंने कलिंग के युद्ध में इतना खून बहाया था कि दया नाम की जो नदी वहां बहती है वो रक्त से भर गई थी। भाई, ये भी तो संतुलन के नाम पर इतिहास में पेश किया जा सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद अशोक ने इतने बड़े बड़े कार्य किए कि उसका ये वाला कार्य संतुलन की दृष्टि से थोड़ा गौण दिखाई देने लगता है। तो संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को लाकर और ये कहना कि हम अब संतुलन स्थापित कर रहे हैं, अगर यही प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि संतुलन आज से 10 वर्ष बाद फिर से संतुलित किया जाएगा। तो हमें इतिहास के बारे में आशुतोष जी जो बात कह रहे थे मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना चाहिए कि ऐतिहासिक तथ्यों का अवश्य विश्लेषण होना चाहिए। उनसे जो मंतव्य निकलते हैं उनको भी पेश किया जाना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इतिहास के तथ्यों की केवल एक ही समीक्षा और व्याख्या नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो सारा इतिहास अब तक लिखा जा चुका होता। हजारों लोगों ने इतिहास लेखन किया है। कौन सा इतिहास का पहलू ऐसा है जो उनकी नजर से छूट गया है? इतिहास के तथ्यों का बार बार विश्लेषण किया जाता है, नए नए दृष्टिकोण उसमें आते हैं और किसी भी एक इतिहास को संतुलित इतिहास कहकर सबके सामने पेश कर देना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं यहाँ। जी प्रोफेसर साहब, दरअसल तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपकी बातों पर कमेंट करना चाहते हैं। शुरुआत करता हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे। देखिए लक्ष्मण भाई, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आज डिबेट खत्म होते आज पहला दिन शायद होगा कि जिनको आप ये सोचकर बुला रहे थे कि ये कुछ विरोध में तथ्य तर्क या बात रखेंगे, वो भी आपसे सहमत होकर जा रहे। उनको नाराजगी सिर्फ इस बात से है
कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। अब चूंकि मैं तो इन लोगों की तरह विद्वान हूं नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन रवीन जी तो वीसी रहे पूर्व इग्नू के। लेकिन जरा सोचिए इस पूरी बात में ना तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत है, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि सारा कुछ है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इतिहास की अलग अलग समय पर व्याख्या होती है, अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि ना आप इतिहास बंद कर दो। अभी क्या है, पहले वाला जो लिखा गया है वो बंद कर दो, अब आगे कुछ नहीं करना। और संतुलन के लिए कौन कह रहा है? कहा यह जा रहा है जो होना चाहिए कि जो तथ्य हैं और उसी में अकबर को क्रूर के साथ सहिष्णु बताया गया है। जरा बताइए क्या उसके लिए फिर ये नहीं लिखना चाहिए था? ये संतुलन नहीं है। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सबको पता है, जो आप भी मान रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, मैंने तो कई बताए, उसमें आपने और जोड़े। मैंने तो ये खोज के पढ़ के निकाले, क्योंकि मैं इतिहासकार तो हूं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतने वर्षों तक महान शासक के तौर पर स्थापित करके क्या हासिल करना चाहते थे? कई बार हम ये कहते हैं ना, और जब कोई कहता है कि अच्छा इसको कैसे आप देखेंगे, तो मैं कहता हूं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देख लीजिए। जहां जहां मुगल आक्रांता रहे वहां हमारे मंदिर, वहां हमारी वास्तुकला, वहां हमारी स्थापत्य कला, वहां हमारी संस्कृति, वहां हमारे संस्कार, वहां हमारा पहनावा सब ध्वस्त हो गया। हमें यह कहा गया, हर हिंदू को बचपन से बताया जाने लगा कि भैया तुम तो कुछ करते ही नहीं थे, और तो और कुछ मूर्ख टाइप के प्राणी हैं, वो तो कह देंगे कि जलेबी यहां से आया, समोसा यहां से आया, चावल यहां से आया। वो तो रेगिस्तान से भी कहेंगे कि आपको सारी चीजें निकल के आ गई। असली समस्या वहां है। इतिहास के नाम पर क्या इस देश में हीन भावना भरने का काम किया गया? और मैं फिर इतिहास के नाम पर क्या कोई गलत तथ्य है, अगर कोई गलत तथ्य है तो बिल्कुल उसे काटिए, कहिए कि नहीं ये गलत है। लेकिन कमाल की बात यह कि एक भी तथ्य नहीं काटा जा रहा। कहा यह जा रहा है, क्यों बता रहे हो भाई? अकबर था क्रांता, अकबर क्रूर था, ठीक है, उसको हटा दो, सिर्फ सहिष्णु बताओ, महान शासक बताओ। आशुतोष जी देखिए, संक्षिप्त में रखिएगा। रविंद्र कुमार जी को जोड़ना चाहते हैं, रविंद्र कुमार सर कुछ बोलना चाहते हैं। रविंद्र कुमार सर, शायद आधे ही मिनट में अपनी बात कहूंगा जी। इतिहास के ये सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, उन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन होता है। हमें यह समझना चाहिए कि फैक्ट जैसी कोई चीज इतिहास में नहीं होती, घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं से तथ्य निकाले जाते हैं। इतिहास में फैक्ट नहीं है, इतिहास में इवेंट है, घटना है। उस घटना से तथ्य निकाले जाते हैं। अब ये आपका चुनाव है कि आप उस घटना से कौन सा तथ्य निकालना चाहते हैं। क्या आप वो तथ्य निकालना चाहते हैं जो सामाजिक विषमताएं पैदा करे, विद्रूप बढ़ाए, मनमुटाव पैदा करे, या वे तथ्य निकालना चाहते हैं उन्हीं घटनाओं से जो सामंजस्य पैदा करे, आपस में मेलजोल पैदा करे? ये तो आपका निर्णय है। आप संतुलन के नाम पर ऐसे तथ्य निकाल सकते हैं। फैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, घटना होती है। घटना के अंदर से तथ्य निकलता है, और कई तरह के तथ्य निकलते हैं। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। ये बात समझनी चाहिए कि फैक्ट जैसी इतिहास में कोई चीज नहीं है। ये भ्रांति हम लोग पैदा कर देते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट है, वहां से हिस्टोरिकल इवेंट बस मेरी बात है, मैंने उन इवेंट को स्वीकार कर रहे हैं ना, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्वीकार कर रहे हैं ना। और मैं तो रविंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही है, लेकिन उनके मन में है कि ये नहीं आना चाहिए। यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को आप देश, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रस्तुत करें। नहीं, आप पूरी बात कृपया अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा ये अनुरोध है। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये सब नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का समय समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए, उनको फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स को बार बार एनालाइज किया जाता है। बहुत सी घटनाएं हैं जिनके नए नए पहलू नजर आने लगते हैं। यदि घटनाओं से एक ही तरह के तथ्य निकल रहे होते, ध्यान से सुनिए, तो इतिहास लेखन बंद हो गया होता।
लाखों लोगों ने इतिहास लिखा है, उन्होंने इतिहास लेखन समाप्त कर दिया होता, क्योंकि उस घटना से एक ही तथ्य निकल रहा है। इतिहास की से कई पुस्तकों सारे का तथ्य पुनर्लेखन होना चाहिए। कई सारे लक्ष्मण तथ्य जी, निकलते हैं, तथ्य क्या निकलता है उस पर आप पर निर्भर करता है। आशुतोष जी कुछ इसलिए बोलना अपनी चाहता है? बात मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने देखिए, कभी नहीं कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का। लक्ष्मण जी, मुझे एक चीज पर यह कहना यह है, इतिहास के को हीन भावना से और कुंठा से नहीं देखना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही कि हम इतिहास को हीन भावना और कुंठा से देखने की कोशिश कर रहे हैं और इतिहास को बिल्कुल यूनिडायमेंशनल मान के चलते हैं। चलिए अकबर में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर टोडरमल के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए देशद्रोही है? बीरबल के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए देशद्रोही है? मानसिंह के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए हिंदू द्रोही है? ये बातें कब लिखी जाएंगी? उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी बहु बेटियों की शादी कराई मुगल सल्तनत में? अगर क्रूर थे तो यह तथ्य भी आना चाहिए, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि क्यों 18,000 की सेना लेके बाबर आता है और लाखों की सेना को नस्तनाबूद करके अपना राज्य स्थापित कर लेता है। लक्ष्मण जी देखिए, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। फिर दिक्कत क्या होती है आपको? मैं 30 सेकंड। आप अकबर पे चर्चा करना चाहते, आप पुष्यमित्र शुंग पे चर्चा नहीं करना चाहते। वो क्रूर था या क्रूर नहीं था, जिसने हर बौद्ध मॉन्क के लिए 2 सोने की गिल्लियां दे रहा था? अभी रविंद्र जी ने कहा अशोक के, सम्राट अशोक के बारे में। आप अजातशत्रु के बारे में क्या कहेंगे, जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो क्रूर था या क्रूर नहीं था? अशोक अपने भाइयों को मार के शासक बना था, वही मैं कह रहा हूं। तो अब आपको अकबर में क्रूरता दिखाई पड़ेगी। और दूसरी बात, आप बार बार मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं, आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात क्यों नहीं करते, जो दरअसल भारत का गोल्डन एज है?